आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आती नहीं सामने है पर नजर आती नहीं आती नहीं आती नहीं। दोस्तों, ये शिकायत अब खत्म हो चुकी है क्योंकि जानी मानी फिल्म अभिनेत्री तब्बू हमारे साथ हैं और उनसे बात कर रहे हैं यूनुस खान। हम नौजवान की बात कर रहे थे, फिर हम हैदराबाद पहुंच गए और अब मैं फिल्म प्रेम पर आना चाहता हूं। इसके बीच के वक्फे में क्या किया था आपने? मैं तो 85 स्कूल से में लेके थी, मैं कॉलेज में थी, फिर मैं जी। कॉलेज गई, 2 साल कॉलेज किया। तब तक फिल्मों से बिल्कुल दूर रही। बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं था। हाँ, मतलब कनेक्शन था कि मेरी बहन बहुत बड़ी स्टार बन गई थी तब तक, जी। बहुत बिजी थी और मैं अपनी पढ़ाई में लगी थी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके नक्शे कदम पर चला जाए? बिल्कुल नहीं। मैं आउटडोर शूटिंग पे, मतलब जब मेरी गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हम अगर उनका कोई आउटडोर चल रहा होता था, जैसे कश्मीर है, गोवा है, तो मैं जाती थी अपने, लेकिन अपनी किताबों के साथ जाती थी और बस अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहती थी। मुझे कोई लेना देना था नहीं। उनकी फिल्में देखा करती थी? हाँ, थिएटर में जाके उनकी फिल्में देखते थे, तो वही एक कनेक्शन था और कुछ मतलब उसका असर मुझ पे आया नहीं था। तब तक नहीं आया था, तब तक शेखर ने मुझे देखा और सोचा कि प्रेम में मुझे कास्ट करना चाहिए। तब तक मैंने सोचा भी नहीं था, तो फिर वो हो गया। फिर एक्चुअली फिर प्रेम के बाद फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तब मुझे ज़्यादा शौक होने लगा एक्टिंग का और सिनेमा का, और फिर धीरे इतना ग्रो कर गया ये शौक और इतना मैं एंजॉय करने लगी कि फिर आई वांटेड टू बी द बेस्ट एट इट। बिल्कुल। हाँ। प्रेम का बहुत लंबा जिक्र वक्त हुआ था, लंबा वक्त लगा फिल्म बनने में। उस दौरान क्या हो रहा था? दूसरी फिल्में शुरू नहीं हुई थी आपकी? मेरी नहीं हुई कुछ थी। कॉन्ट्रैक्ट जैसा था? कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन फिर बोनी से बात हो गई, फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया। फिर मैंने एक तेलुगु फिल्म की, पुली नंबर 1, रामा नायडू की, राघवेंद्र राव ने डायरेक्ट की थी। फिर मैंने पहला प्यार साइन की जी। ऋषि कपूर के साथ, तो वो मेरे पहले हीरो हैं। फिर मैंने विजय पथ साइन की। तो इनफैक्ट प्रेम की रिलीज से पहले ये 2 फिल्में रिलीज हो चुकी थी मेरी। प्रेम वाज नॉट माय फर्स्ट रिलीज, मतलब हम चाहते थे कि वो मेरी पहली रिलीज हो, लेकिन हो नहीं पाया। 6 साल लग गए, तो मैं रुक नहीं पाई। आई कुडंट वेट दैट लॉन्ग। तो ऐसे हुआ, तो मैंने काम शुरू कर दिया और फिर मैं काम करती गई और कभी रुकना ही नहीं चाहा। जी। तो चलिए, आपने तो रुकना नहीं चाहा, हम थोड़ा सा इस इंटरव्यू को रोकते हैं। मैंने जी लिया, मर लिया, प्रेम कर लिया, सुनते हैं। मैंने जी लिया, मर लिया, प्रेम कर लिया। मैंने जी लिया, मर लिया, प्रेम कर लिया। जितना डरना था डर लिया, प्रेम कर लिया। जितना डरना था डर लिया, प्रेम कर लिया।
विजय पथ से आपको पहचान मिली, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो जो आपकी आज की इमेज है उसको ज्यादा सही तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं विरासत के बाद से। हाँ, राइट, या प्रियदर्शन की फिल्म थी और क्योंकि हिट भी हुई थी तो जी ज्यादा लोगों को याद भी है। खूब सारी तारीफ और खूब सारा नाम इस फिल्म ने आपको दिया है। जरा याद करके बताइए कि कैसे ये फिल्म शुरू हुई और किस तरह की यादें हैं, विरासत से जुड़ी कैसी यादें? एक्चुअली प्रियन के साथ विरासत से पहले ही काम कर चुकी थी मैं काला पानी में। और हाँ, काला पानी का जिक्र रह हाँ, गया है। तो मलयालम फिल्म थी। प्रियन ने प्रेम का क्लाइमैक्स शूट किया था, डायरेक्ट किया था। तो तब हमारी मुलाकात हुई और जब प्रियन ने मुझे पूछा कि तुम मलयालम फिल्म करोगी, तो मैंने बोला हाँ करूँगी। आपको भाषा आती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मैंने सुना था कि मलयालम सिनेमा बहुत अच्छा होता है, सब बहुत एकदम क्लासी होता है और ये होता है वो होता है। तो मुझे हाँ कह दिया। हाँ मैं कर लूँगी। तो किसी ने यकीन तो नहीं किया, अरे तुम कहाँ बॉम्बे की हीरोइंस को कहाँ शौक है मलयालम फिल्म, क्यों करोगी आके, लो बजट होता है। तो मैंने बोला हाँ करूँगी, मुझे ऐसा कुछ शौक है, कुछ अच्छी एक्टिंग शायद सीखने को मिलेगा। तो क्योंकि उस ज़माने में बहुत मतलब आइडियलिस्टिक थे, अच्छी फिल्में करना चाहते थे और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना था, अपना मार्क बनाना था, अच्छी एक्टिंग करना था, अच्छा काम करना था। तो हाँ कह दिया और तो वो फिल्म करने चली गई। फिर उसी आई थिंक उसके बाद फिर विरासत का प्रोजेक्ट बना। फिर हाँ काला पानी के बाद फिर विरासत हुई और क्योंकि मेरा ऑलरेडी रैपो था प्रियन के साथ, तो मुझे फिल्म भी मिल गई और आई डोंट थिंक कि कोई और चॉइस थी उनके पास, क्योंकि काफ़ी हीरोइनों ने रिफ्यूज़ कर दिया था वो रोल मेरा वाला। दे हैड टू कम टू मी, थैंक गॉड दे केम टू मी, थैंक गॉड फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, बहुत इंडियन लड़की, हाँ, गांव की। हाँ, और उस वक्त तो मैं इतनी बिजी थी, मैं इतनी 10,000 फिल्में कर रही थी, तेलुगु और तमिल, और स्विम सूट भी पहन रही थी और माचिस भी कर रही थी और सब कर रही थी। तो प्रियन ने बोला ये फिल्म करो, तो मैंने ठीक है कर लो, क्योंकि मेरा प्रियन पे इतना मतलब ब्लाइंड फेथ है अभी भी। मुझे लगता है वो जब कोई फिल्म करने के लिए बोलते हैं तो मैं पूछती भी नहीं हूँ कि रोल क्या है क्या नहीं, मैं हाँ बोल देती हूँ। तो मैंने क्योंकि इतना कुछ सीखा है काला पानी से और प्रियन से, एंड ही अंडरस्टैंड्स मी, तो आई ट्रस्ट हिम। तो मैंने हाँ कह दिया। फिर हम लोग शूटिंग करने गए तो मुझे ओरिजिनल दिखाई, जो तमिल फिल्म की रीमेक थी। तो फिर मैंने ये सीन देखा जो वो गाना गाने का सीन था, तब मुझे लगा कि अरे बाप रे, इसमें तो काफ़ी मतलब ये है एंगल, इसीलिए मुझे लिया इन लोगों ने। अच्छा, तो आसान नहीं है रोल। जी जी। तो फिर मैं डर गई थोड़ा सा, तो अरे यार इसको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि तमिल में ऑलरेडी किसी ने इतने अच्छे से कर दिया है। तो फिर लेकिन मैंने सोचना छोड़ दिया। फिर मैंने प्रियन को बोला क्यों मुझे आपने इतने मुश्किल सीन करने के लिए, इसी सीन के लिए डेफिनेटली मुझे लिया होगा आप लोगों ने। तो मैंने बोला मैं कैसे करूँगी, तो बोला डोंट वरी, हो जाएगा। तो जैसे प्रियन ने डायरेक्ट किया मैंने वैसे कर लिया और अच्छा हो गया। तो जितने आसानी से आप कह रही हैं उतने आसानी से हुआ था क्या वो, मतलब उतना कितना एफर्ट उसमें लगा होगा आपका और कितनी सोच होगी? एक्चुअली मेरा कोई एफर्ट या इतना नहीं था। क्या होता है जब आप ओरिजिनल देखते हो, एक ऑब्वियसली आपको लगता है कि आपको कुछ अलग करना होगा, लेकिन आप चांस भी ले रहे होते हो कि आप यू कुड स्पॉइल द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो, और किसी ने ऑलरेडी इतना अच्छा कर दिया है, ऐसा ना हो कि पलट के लोग बोले अरे यार क्या तुमने ख़राब कर दिया उस ओरिजिनल को, और उस एक्ट्रेस ने इतना अच्छा किया था, यू नो। तो वो सब डबल एजेड स्वॉर्ड होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आई जस्ट ब्लाइंडली लिसन टू व्हाटएवर प्रियन सेज, और जैसे वो करेंगे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इट द बेस्ट। और सिर्फ वो एक सीन का मुझे था कि मतलब मैं हेजिटेशन के बगैर अगर कर लूँ वो शॉट, एक शॉट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी परफॉर्मेंस में कि अगर उसमें मैं कॉन्शियस हो जाती या अटक जाती तो फिर अटक ही जाती, बिल्कुल, यू नो। तो क्योंकि इसे इतनी स्ट्रेट फेस से करना था और इतनी वो फनी चीज़ थी,
तो मैं बस दुआ कर रही थी कि प्लीज एक शॉट में ओके कर दो, आई कांट डू इट फॉर मोर देन। और प्रियन कैसे, अगर मैंने 2 रीटेक या 3 रीटेक दे दिए तो ही लूजेस हिज पेशेंस। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा पहला टेक बेस्ट होता है, तो अगर मैंने पहले टेक में अच्छा नहीं किया दैट मीन्स मैं अच्छा करूंगी ही नहीं। ही इज कन्विंस्ड अबाउट दैट। ओहो। हाँ, वो बोलते हैं कि मोहनलाल और तुम्हारा पहला टेक बेस्ट होता है। तो मैं दुआ कर रही थी कि मेरा पहला टेक अगर अच्छा नहीं हुआ दैट मीन्स वो पेशेंस लूज कर देगा, फिर वो ऐसे हो जाएगा, फिर मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, फिर पैकअप हो जाएगा। तो मैं वहां तक चली गई थी। तो मैंने चुपचाप पहला टेक किया और सब लोग ने ताली वाली मारी। मैं बोली ओह थैंक गॉड, दैट मीन्स आई डोंट हैव टू डू एनी मोर रीटेक्स। तो वो 1 टेक में ही ओके हो गया। एंड आई रिमेंबर वो रात के 2 बज रहे थे, हम लोग पोलाची में शूटिंग कर रहे थे और सब लोग थके हुए थे और बस वो शॉट हुआ। और प्रियन बहुत क्लियर है वैसे, अगर ओके है तो ओके, ही नेवर टेक्स वन मोर। वो शॉट हुआ, ओके हुआ और पैकअप हो गया। तो मैं उस रात चैन की नींद सो गई। तो विरासत के साथ ये अच्छी मेमोरीज हैं। विरासत का गाना सुनना चाहते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। कौन सा है आपकी पसंद का गाना? पायले। पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन। पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन। पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन। छन छनन चूड़ी बोले, सन सनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन। ये भैया गोरी गोरी वो थामे चोरी चोरी, कहे वो ओरी ओरी सुन तो जरा। रहूं मैं महकी महकी, चलूं मैं बहकी बहकी, लगूं मैं लहकी लहकी उनको सदा। लाए वो कलियां चुन चुन, बाजे एक तारा तुन तुन, दोनों ही सुन के हम मगन। पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुनझुन रुनझुन कितना मधुर है ये मिलन। क्या विरासत के बाद आपको ऐसा लगने लगा था कि आप कुछ डिफरेंट टाइप्स के रोल्स के लिए बनी हुई हैं, या आपको अपने करियर को किसी दूसरी जगह पर शेप करना है? तो एक्चुअली अपने आप होता गया। हाँ, अंदर से इरादा यही था कि अच्छा काम करूं, अच्छी एक्टिंग करूं। तो वही रोल फिर जब ऐसी फिल्में या ऐसे डायरेक्टर्स, गुलजार साहब के साथ काम करने का मौका मिला, तो फिर मुझे अपना इरादा मटीरियलाइज होता हुआ नजर आया कि हाँ, अगर ये फिल्म करूँगी तो अच्छा काम कर पाऊंगी। फिर मणि रत्नम के साथ काम किया, जेपी दत्ता के साथ काम किया जी, सूरज बड़जात्या के साथ काम किया। तो काम अच्छा होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए और मुझे खुशी होनी चाहिए, मतलब कुछ तो हो कि मैं जिसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और मुझे कुछ मिले फिल्म से। तो वो इरादे के साथ किया। तो
होता गया। जी, गुलजार साहब के साथ 2 फिल्में आपने की हैं, माचिस और हुतुतु, और मेघना के साथ एक फिल्म की है। तो इस तरह से ये कहना चाहिए कि 3 फिल्में एक स्कूल से आती हैं वो। हालांकि मेघना थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन के साथ फिल्में बनाती हैं। किस तरह की यादें हैं फिल्म माचिस से जुड़ी हुई, और गुलजार साहब से किस तरह का रिश्ता है? गुलजार साहब से रिश्ता, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो रिश्ता हमेशा के लिए है, रहेगा। मैं फिल्में बहुत कम देखा करती थी बचपन में और व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लेकिन उन फिल्मों में से जिन फिल्मों ने मुझ पे बहुत असर किया वो मौसम और आंधी। जी। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे इन डायरेक्टर के साथ काम करना है जिन्होंने ये फिल्म बनाई। कैसे इतना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि इसमें कुछ इतना ओवर द टॉप या ओवर ड्रामेटिक या अनरियलिस्टिक कुछ नहीं था। सिंपल लोग थे और सिंपल नॉर्मल तरीके से बातें करते थे। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी कि यार लोग नॉर्मल जैसे हम लोग बात करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वैसे ही तो बात कर रहे हैं। और एक्टिंग को इतना सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया गया, और कहानियों को भी और इमोशंस को भी, रियल इमोशंस थे लेकिन वो इतनी सही और रियल तरह से बताए गए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। तो मुझे जब माचिस का ऑफ़र आया तो मुझे लगा कि मेरा सबसे बड़ा, इतना एक बड़ा सपना पूरा हो रहा है। बिल्कुल। नो, तो मेरे लिए मतलब यकीन नहीं आ रहा था मुझे। और तब तो मैं इतनी नई थी इंडस्ट्री में, और आई वाज सो मच यंग, और मतलब मेरे लिए तो मतलब मेरा आइडियल एक पूरा हो गया था ऐसी फिल्में करने का। मेमोरी यही है कि बस गई और स्क्रिप्ट तब गुलजार साहब पढ़ रहे थे, और उस वक्त तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या सुन रही हूँ। और गुलजार साहब का पढ़ना अपने आप में इतना तो अलग है। मैं तो सिर्फ उनको देख रही थी और सारी फिल्में मेरे दिमाग में चल रही थी, आंधी और मौसम और गोलमाल के डायलॉग और ये वो अंगूर और ये सब इजाज़त। और तो पहली बार मैंने एक स्क्रिप्ट को अपने हाथ में पकड़ा, क्योंकि मतलब उस ज़माने में तो कोई स्क्रिप्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बहुत कम लोग थे जो बाउंड स्क्रिप्ट रखते थे अपने पास। तो बोले अरे ये तो किताब है। तो बड़ी एक्साइटेड हो गई और उसको आके काफ़ी देर तक देखती रही घर में और पढ़ती रही। तो और मुझे फिर वो मज़ा आने लगा। मुझे लगा अरे मेरे पास तो पेपर पे है जो भी मुझे करना है, तो मतलब मैं इसके साथ जी सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये है मतलब कॉन्क्रीट है। इट्स नॉट जस्ट अ थॉट इन सम डायरेक्टर्स माइंड, और स्क्रिप्ट राइटर ने बोला मैडम आप एक पत्रकार का रोल कर रही हैं एंड दैट्स इट। ऐसा भी किया है और करते भी हैं, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन, आई हैव एंजॉयड दैट ऑल्सो। बट पहली बार ऐसे देखा कि सब फ्लैश एंड मतलब कंक्रीट में है, एंड आई कैन रीड इट एनी टाइम, एंड आई कैन इंटरप्रेट इट इन माई ओन वे, एंड आई कैन स्लीप विथ इट इन माई हेड। तो फिर गुलजार साहब के साथ रीडिंग सेशंस हुए, चंद्रचूड़ और मेरे। और उस वक्त तो खैर उसका पॉलिटिकल एंगल या उसकी जो स्टेटमेंट थी फिल्म की, तब शायद उतना समझ नहीं पाए थे। उस एंगल से नहीं देखा था। ये देखा था कि ये कैरेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ है, और सोच रही थी कि कैसे गुलजार साहब ने मुझे चुना इसके लिए। मतलब उनके पास ऐसी क्या बेसिस था। तब तो सिर्फ विजयपथ के ट्रेलर्स आते थे और प्रेम कर रही थी टिपिकल हीरोइन। तो मैं अभी भी कभी पूछती हूँ कि क्या आपने मुझे कैसे कास्ट किया, क्यों? तो बस हंस देते हैं और कुछ नहीं कुछ नहीं कहते। तो फिर मैं बोलती हूँ ठीक है, लेट मी नॉट क्वेश्चन द गुड थिंग्स इन माई लाइफ एंड जस्ट एक्सेप्ट देम। तो उस दौरान फिर माचिस तो खैर जैसे पिकनिक थी एक, और ऐसे लगा ही नहीं था कि हम कुछ इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म में मतलब बनाने जा रहे हैं। उसमें ट्रैक्टर भी चलाया आपने और बंदूक भी चलाई। हाँ, सब किया और गाने भी गाए और म्यूजिक भी इतनी पॉपुलर हुई, और विशाल का म्यूजिक और मोल्ड होते गए और
बस ये नॉलेज के साथ काम किया कि आई ट्रस्ट दिस डायरेक्टर कम्प्लीटली, और जो भी वो कह रहे हैं इट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल। तो यहाँ माचिस का गाना सुन लिया जाए। पानी पानी रे। बिल्कुल। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा। पानी पानी इन पहाड़ों की ढलानों से उतर जाना, धुआं धुआं कुछ वादियाँ भी आएंगी, गुजर जाना। एक गाँव आएगा, मेरा घर आएगा, जा मेरे घर जा, नींदे खाली कर जा। ये रुधाली जैसी बात जगरातों में बिता देना, मेरी आँखों में जो बोले मीठे पाखी तो उड़ा देना, बर्फों में लगे मौसम बिगड़े, मौसम हरे कर जा, नींदे खाली कर जा। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा। तब्बू जी, क्या आपको लगता है कि आप बहुत लकी हैं कि गुलजार साहब की दो फिल्मों में आपने काम किया है और बहुत दो lucky। अलग अलग तरह के रोल्स हैं? मैं बहुत लकी हूँ। मुझे लगता है हुतुतु इज वन ऑफ माय बेस्ट वर्क्स। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रोल, बहुत मुश्किल था। मेरा सबसे आई थिंक मेरे अच्छे कामों में से मैं हुतुतु को अपना समझती हूँ। एक बहुत ही मेरे लिए लैंडमार्क फिल्म, और जिस तरह से उस रोल को कंसीव किया गया था और उस लड़की को, मतलब इस इतना फिल्म में तो strong माचिस से character। ज्यादा पॉलिटिकल मैसेज हाँ था बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हाँ, और ऑफ कोर्स हमेशा ऐसा लगता है कि अब अगर करूँ तो किसी भी रोल के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो अब उसको बेटर कर पाऊंगी, क्योंकि अब
उन सब दूसरे लेयर्स को भी आप समझ पाते हो जी नो। तो तब तो आप सिर्फ अपने रोल को देखते हो, अपने कैरेक्टर को, और मैं कैसे प्ले करूँगी। लेकिन जब आप नाउ मैं अपनी फिल्मों को और दूसरी फिल्मों को भी मैं ऑब्जेक्टिवली देख पाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि फिर से ऐसा कोई रोल मिले तो नो। लेकिन मुझे लगता है कि गुलजार साहब ने मुझसे बहुत ही अच्छा काम लिया था हुतुतु में। जी। और भोपाल में शूट हुआ, भोपाल में शूट हुआ, हैदराबाद जैसा शहर है पंचगनी भोपाल एक में। तरह से। हाँ, भोपाल में मैंने बहुत शूटिंग की। इनफैक्ट मेरा भोपाल से बहुत स्ट्रांग रिश्ता, मेरी काफ़ी फैमिली भोपाल में है। मेरी ननिहाल, और तो भोपाल में हुतुतु के लिए हम 3 बार गए भोपाल, और मकबूल के लिए तो 1 महीना हम भोपाल में थे। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भोपाल। हैदराबाद की काफ़ी याद दिलाता है, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है और पर्सनल है बहुत, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भोपाल में शूटिंग करना। तो हुतुतु का गीत हो जाए, छई छप छई। छई छप छई छपा के छई, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। छई छप छई छपा के छई, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। देखी है हमने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा के छई, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छप्पा के छई, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। कहना आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना। नहीं ढूंढा करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना। सारा दिन लेटे लेटे सोचेगा समंदर, आते जाते लोगों से पूछेगा समंदर, साहिब रुकिए जरा। अरे देखी किसी ने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा के छई, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छप्पा के छई, ला 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 ला। पढ़ना वो चिट्ठियाँ, आँखों के पानी में रखना वो चिट्ठियाँ, तैरती नजर आएगी जना, खाती आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा के छई, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की है। छप्पा के छई, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की।
चाची 420 की बात करना चाहेंगे यहाँ पर। कमल हासन के साथ काम किया था, एक और इम्पोर्टेंट फिल्म थी। कैसी यादें हैं कमल के साथ काम करने की? उसके भी स्क्रीन प्ले, डायलॉग और गाने गुलजार साहब ने लिखे थे जी, और विशाल ने म्यूजिक दिया था। कमल जी के साथ ऑलवेज मतलब ड्रीम था काम करने का। बचपन से उनकी फिल्में देखते आ रहे थे, एक दूजे के लिए, सदमा, ऐसी फिल्में जो आपकी दिमाग पे हमेशा के लिए असर कर जाती हैं। अभी भी एक दूजे के लिए जब आप लवर्स के बारे में सुनते हो, लवर्स टोन अपार्ट, तो आपको लगता है ओ एक दूजे के लिए जैसा सिनेरियो है जी। तो और ये कॉमेडी के लिए अप्रोच किया तो और भी खुशी हो गई, क्योंकि हिज टाइमिंग इन कॉमेडी इज सो फैंटास्टिक। तो इनफैक्ट चाची 420 से पहले 2-3 बार ऐसा मौका हुआ कि ऑफ़र हुई और मैं डेट्स की वजह से कर नहीं पाई थी। इस बार मैंने और कमल जी ने सोचा कि कमल जी ने बोला कि इस बार नहीं करेंगे तो मैं सचमुच समझ जाऊंगा कि तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाह रही हो। तो जैसे नहीं, इस बार तो चाहे जो भी हो जाए, आई एम डूइंग दिस फिल्म। तो वो भी जल्दी ख़त्म हो गई। मद्रास में 1 महीना शूटिंग की और बहुत कुछ सीखने को मिला कमल जी से, उनकी डेडिकेशन, उनके रोल की तरफ, और वो कैसे मतलब हर बारीकियों से और अपना कैरेक्टर ब्यूटीफुली पेश करते हैं और हर वो चीज़ करने को तैयार हैं अपने रोल के लिए। तो वो एक क्वालिटी देखने को मिली और आई थिंक इट्स ग्रेट। कॉमेडी आपने प्रियन की फिल्म हेरा फेरी में भी की है, और बहुत ज़्यादा कॉमेडी क्यों नहीं की है आपने? मतलब बहुत कम कॉमेडी फिल्में, फनी फिल्में इतनी बनती नहीं, लेकिन हेरा फेरी में आपने कमाल किया था। मतलब कॉमेडी कहानी ऐसी थी और कैरेक्टर्स ही इतने और प्रियन के साथ होता ये है कि स्पेशली मतलब हेरा फेरी की मैं बात कर रही हूँ कि कैरेक्टर्स आर नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू बी फनी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बफूनरी करने जाओ तो मतलब आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। मे बी हेरा फेरी या चाची या जो भी कॉमेडी मेरी फिल्में हैं वो क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, होता है कि लोगों को हंसी आ जाती है। तो हेरा फेरी के साथ यही हुआ कि कैरेक्टर्स इतने सभी रियल थे, ऐसा नहीं कि कोई हंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसको करने में मज़ा भी आता है, एफर्ट भी नहीं लगता, क्योंकि द रियल लाइफ सिचुएशंस। लेकिन वो डायरेक्टर और एक्टर्स की टाइमिंग और उनका कंसेप्शन का कमाल होता है कि रियल भी होना चाहिए लेकिन हंसी भी आनी चाहिए। तो आजकल कॉमेडी का मतलब डेफिनेशन भी बदल गया है जी। मैं जब भी इंडिया के बाहर ट्रैवल करती हूँ, जिनके भी मैं घर जाती हूँ, हर एक इंसान के पर्सनल डीवीडी कलेक्शन में हेरा फेरी का होना बिल्कुल लाजमी है और जरूरी है, कंपल्सरी हर एक के पास मैंने देखी है। तो और उसे कभी भी देखो, कितनी भी बार देखो, हमेशा उसकी कॉमेडी अपील करती है। क्या असली जिंदगी में भी आप उतनी ही गुस्सैल हैं जितनी हेरा फेरी में कुछ सीन्स में गुस्सैल नजर आई हैं? बिल्कुल भी नहीं, गुस्सा आता ही नहीं। अच्छा, मुझे सोचना पड़ता है बैठ के, थप्पू come on get angry say something। पर मैं कोशिश भी करती हूँ तो मुझे I have a problem with anger, I don't feel anger easily। लेकिन जब होता है तो फिर बहुत ब्लास्टिंग होता है। हाँ, मतलब बहुत फील करती हूँ एंगर को। फिर रोने लगती हूँ, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। इसलिए I prefer not to, I choose not to get angry about, if I can't do anything about something then what's the point of getting angry about। जब मधुर भंडारकर चांदनी बार का ऑफर लेकर आए थे तब उनका उतना नाम भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, और एक अलग तरह की फिल्म थी और बहुत सारा रिस्क था। क्या सोच के आपने हाँ कहा था, और बाद में जिस तरह इम्पैक्ट उस फिल्म का पड़ा, क्या वो आपके लिए एक्सपेक्टेड था? एक्चुअली कभी अपनी किसी फिल्म के बारे में या साइन करने से पहले सोचा नहीं कि ये रिस्क होगा या मेरे करियर को कहीं ऊपर उठा ले जाएगा। हाँ, सिर्फ इतना सोचा कि अच्छा ये है, कुछ है, मज़ा आएगा करने में और लोगों को मतलब अच्छा लगेगा मेरा काम और रोल, तो कर लिया। फिल्म का क्या असर होगा कभी नहीं सोचा, सोचना चाहिए था डेफिनेटली। इसलिए मैं बोलती हूँ कि थैंक गॉड सोचा नहीं और फिर भी अच्छा इम्पैक्ट हो गया। आई एम रियली ब्लेस्ड।
ना। लेकिन चांदनी बार की जब स्क्रिप्ट उसने लाई थी तभी मुझे ऐसे लगा था कि इस फिल्म में इंटेंसिटी बहुत है। आपको ऐसा नहीं लगा कि एकदम नया बंदा है और पता नहीं क्या बनेगा? नहीं, अपने आप पे उतना भरोसा था ऑलवेज कि मिल के कुछ अच्छा बना लेंगे, यू नो। और मतलब मैं देख पा रही थी जब मैं स्क्रिप्ट सुन रही थी और पढ़ रही थी, मैंने मतलब आधी स्क्रिप्ट से ज़्यादा मैं नई नरेशन सुन पाई क्योंकि बहुत इट बिकेम टू मच फॉर मी। और उससे पहले तो इनफैक्ट मुझे बियर बार के कल्चर्स का कुछ इल्म भी नहीं था, बिल्कुल नहीं, कि बॉम्बे में ऐसी एक दुनिया भी चल रही है, यू नो। उसको प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और लोगों तक वो पहुंचाना कि ये भी एक सच्चाई है। तो क्या आपको रियल बार डांसर्स से मिलना पड़ा है? किस तरह का रिसर्च जैसा कुछ, तैयारी जैसा मैंने कुछ? कुछ नहीं किया क्योंकि स्क्रिप्ट में था। हाँ, डेफिनेटली मेरी तरफ से मैंने अगर ऐड किया तो मैंने उस कैरेक्टर की लैंग्वेज को बदल दिया। जिस कसम से वो लिखा गया था, डायलॉग बहुत ही जैसे हिंदी फिल्म की हीरोइन बोलती है वैसे थे। तो और मधुर के साथ काम करने का मुझे एक अच्छी चीज़ ये है कि हम बिल्कुल इक्वल्स के जैसे बात करते हैं। ना उसे ईगो है, ना मुझे कुछ प्रूफ करने का में कोई दिलचस्पी है। तो वो इतने सजेशंस लेता है और हमारा इतना ओपन माइंडेड डिस्कशन चलता है, और वो कंप्लीट फ्रीडम देता है। और अगर आपको जो करना है, यू नो, लेकिन अगर कुछ वो पर्टिकुलर है किसी चीज़ के बारे में तो रीज़न भी देता है कि क्यों ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल, नो, एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट। वो शॉर्ट में अगर मुझे बोलता था कि नहीं वन मोर करते हैं, ये बहुत ठंडा हो गया, थोड़ा सा इसको लाउड कर दे, नो, तो मैं समझती थी कि क्यों ऐसे बोल रहा है वो। तो और हम लोगों का मतलब ऐसे दोस्तों के जैसे चिलम चिली भी चलती थी सेट पे, हंसी मजाक भी चलता था। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमें आइडियाज़ क्या है। और जब चांदनी बार शुरू की थी तो बस इसी आइडिया से की थी कि पहली बार इंडियन स्क्रीन पे मतलब रियलिटी, हाँ, बार डांसर की लाइफ और रियल तरीके से पेश की जा रही थी। मतलब अनयूजुअल है हिंदी फिल्मों के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं बहुत क्लियर थी कि मैं इस फिल्म को कैसे प्रेजेंट करना चाह रही हूँ और इसकी प्रमोशन और पब्लिसिटी कैसी होनी चाहिए। तो मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी उन सब चीज़ों में। बाद में नेशनल अवार्ड मिला फिल्म को आपको, वो किस तरह की अनुभूति थी, कैसा एहसास था जब नेशनल अवार्ड की खबर आई? ये आपका दूसरा नेशनल अवार्ड था। इससे पहले माचिस के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका था। दो बिल्कुल अलग अलग रोल्स के लिए। जी, आई थिंक सबने मुझे फोन करके बोला, अरे वी एक्सपेक्टेड दिस। मतलब वो कम हो गया, सब कम हो गया, ऐसे क्या यार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे कुछ साल गैप देना चाहिए अवार्ड्स को। लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे और फिर मेरी अवार्ड्स की सब वो चली जाएगी, यू नो, एक्साइटमेंट चला जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ब्रेक भी ले लिया। चलो काम ही नहीं करती मैं कुछ साल तक, ये टू मच हो रहा है ये। हाँ, एवरीबडी इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड के अच्छा तुम तो अच्छा काम करोगी ही, यू नो, और अवार्ड तो मिलेगा। दैट्स नॉट फेयर। और क्योंकि डायरेक्टर्स को भी ऐसे लगने लगा चलो उसके पास रोल लेके चले जाओ, ये कर लेगी। मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मुझे मतलब अपने स्क्रिप्ट से हेल्प मिले, मुझे अपने डायरेक्टर से हेल्प मिले, मैं अपने कोस्टार से हेल्प मिले। मैं आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकती हूँ। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस एक अकेले से इंसान से कुछ नहीं होता। माचिस थी ऐसे, इट वॉज अ कोलैबोरेटेड एफर्ट, एवरीथिंग हैज़ टू वर्क टूवर्ड्स द अदर कॉज ऑल्सो, यू नो। एक इंसान के बारे में थोड़ी होती है फिल्म, हर चीज़ को एक सिंक में चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक भी ले लिया। ये हम लोगों के लिए थोड़े अफसोस की बात थी कि आपने ब्रेक लिया। हाँ, लेकिन फिर अच्छा ही हुआ क्योंकि फिर मुझे क्लैरिटी आ गई वो एक साल में जब मैंने काम नहीं किया। तो मैं बहुत, और मैंने इसी इंटेंशन से, मतलब मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर रह के देखना चाह रही थी कि अब क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। ऑब्जेक्टिवली मैं देखना चाह रही थी कि व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलेगी और क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपसेट करती हैं। तो उन सब चीज़ों को असेस करके फिर मैं एक फ्रेश स्टार्ट के साथ काम शुरू करना चाह रही थी, जो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो सब चीज़ बैलेंस होनी चाहिए और मकबूल तक आई थिंक मैं बहुत लकी रही
इट वाज फैंटास्टिकली बैलेंस्ड. स्क्रिप्ट वाज द हीरो. विशाल वाज अ ग्रेट डायरेक्टर. इससे पहले आपकी कई फिल्मों में म्यूजिक उनका रह चुका था. बिल्कुल. तो उसकी सेंसिबिलिटी और दूसरे एक्टर्स और सब चीज़ बहुत ही मतलब फाइन ट्यून थी एक दूसरे के साथ. तो बहुत मज़ा आया और अच्छा लगता है ऐसे काम करने में. और तो इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनने लगी हूँ जो बैलेंस्ड हो. इसलिए फिर मीरा की फिल्म, इट वाज अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, यू नो, इतनी सब चीज़ें एलिमेंट्स हैं उसमें. फिर अमित जी के साथ ये फिल्म. इस प्रोजेक्ट को लेके आप बहुत उत्साहित होंगी. बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत, क्योंकि चीनी कम नाम भी थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है. कॉमेडी है, फनी फिल्म है और लाइट फिल्म है जी. तो अलग है मेरे लिए और इतना बैलेंस है. फिर अमित जी के साथ तो मतलब बैलेंस मैं कर ही नहीं सकती हूँ. पहली बार काम करने का मौका मिला है. हाँ, पहली बार. आई थिंक अब मुझे ऐसा लगता है कि यू नो करियर हैज कम अ फुल सर्कल. बिल्कुल. यू नो, तो वो एक चीज़ थी जो मैं उससे क्या महरूम थी वो भी पूरी हो गई. तो अब तब्बू बच्चन साहब के लिए गाना सुनवाएंगी. ये कहाँ आ गए हम. ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं. ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है. ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो. कमाल की बात ये लगती है तब्बू जी कि एक तरफ आप अस्तित्व करती हैं या हेरा फेरी करती हैं, दूसरी तरफ तक्षक करती हैं, बीवी नंबर 1 करती हैं. बीवी नंबर 1 was one of my best roles. जो लोगों को अभी तक सुनने को मिलता है, बीवी नंबर 1 was fantastic. और मुझे मतलब इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद अब समझ में आता है कि लोगों को एंटरटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो एक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. रही हैं. अब मुझे निभाना चाहिए. मैंने रुला दिया बहुत लोगों को और मुझे लगता है मुझे हंसाना भी चाहिए. मतलब इक्वली मुझे लोगों ने पसंद किया है. माचिस में रुलाया तो भी पसंद किया, चांदनी बार में बहुत ज़्यादा रुलाया तो भी पसंद किया, बीवी नंबर में हंसाया, विरासत में हंसाया, हेरा फेरी में हंसाया.
तो एक बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो हाँ, आप क्या कर रहे थे? मैं एक्साइटेड हो गई बीवी नंबर वन के बारे में सुन के। बस मैं यही कह रहा था कि ये जो बैलेंस, ये बहुत मुश्किल नहीं लगता? नहीं, क्योंकि वैसे भी आप एक्टिंग ही कर रहे हो, आप इंटेंस आप चीजों को बहुत सरल बना देती हैं। क्या करें, है ही वो आसान है। वो लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ये कुछ बड़ी चीज है, परफॉर्मेंस और ये वो, लेकिन शायद मेरे लिए आसानी से हो जाता है। लोगों को ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि जब किसी एक्टर का इंटेंस परफॉर्मेंस देखते हैं या इमोशनल परफॉर्मेंस देखते हैं, हमको लगता है माय गॉड उसने कितना किया होगा, बट मे बी नॉट, यू नो, डिपेंड्स कि आप में से क्या, व्हाट कम्स नेचुरली टू यू। तो ये इमोशनल सीन्स जो हैं, इंटेंस परफॉर्मेंसेस, दे केम वेरी नेचुरली टू मी। आई डिडंट हैव टू पुट दैट मच एफर्ट। मतलब मे बी किसी और के लिए कॉमेडी आसानी से आती है, मे बी किसी और के लिए डांस नेचुरली इट कम्स नेचुरली टू देम। तो आपके लिए डांस क्या? आई एंजॉय डांसिंग अ लॉट, लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई कोरियोग्राफी में शूटिंग पे अगर आप स्टेप में अटक जाओ तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। फिर ऐसा लगता है कि अरे यार मुझे डांस करना नहीं आता। तो क्योंकि इतने सब डांसर्स हैं और एक्टर्स हैं और कैमरा है, लेकिन मैं गाने करना बहुत एंजॉय करती हूँ। आई लव डूइंग। आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर फिल्माया गया सबसे अच्छा डांस सॉन्ग कौन सा है? तक्षक का? तक्षक का है। प्रेम में एक डांस पीस था, म्यूजिक पीस, वो बहुत अच्छा है। एक मेरी तमिल फिल्म थी, लेकिन तमिल गाने तो हम प्ले नहीं कर सकते शायद। राजीव मेनन की तमिल फिल्म थी, उसमें कंडू कोंडेन, बहुत ही खूबसूरत गाना इजिप्ट में पिक्चराइज किया था। उसमें ऐश्वर्या और आप साथ में थी। तो आप बता रही थी आपको डांस पसंद आता हाँ, है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब में एक रिदम होता है, सेंस ऑफ रिदम होता है, और अगर आप उसको एंजॉय करो, जैसे मुझे लगता है कि मतलब स्टेप्स करेक्टली कर पाना और उसको एंजॉय करना दो अलग बातें होती हैं। मैंने देखा है कुछ एक्टर्स जो बहुत एंजॉय करके डांस करते हैं। गोविंदा जी हैं, ऋषि कपूर जी हैं, मिठुन चक्रवर्ती जी हैं। तो इन सब के डांसेस आपको देख के लगता है कि वो दिल से हो रहे हैं, यू नो। तो रादर देन कि जब स्टेप ठीक कर लो और परफेक्ट कर लो जी। तो आई ऑलवेज वांट टू डांस लाइक दैट, एंजॉय इट एंड डांस। लेकिन बहुत सारे डांसेस नहीं किए हैं आपने फिल्मों में, ऐसा क्यों है? मिले नहीं ऐसे गाने शायद, पता नहीं। लोगों को लगा कि इसको एक्टिंग करवाओ, डांस मत करवाओ, टाइम वेस्ट मत। आपने बांग्ला फिल्में की हैं या फिल्म की है? मुझे तो एक फिल्म का नाम पता चला, 2003 में आई थी, गौतम घोष की, अबार अरण्य, शर्मिला टैगोर, सौमित्र चटर्जी। मुश्किल था ये काम? मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, और बहुत यंग लड़की, लेकिन बहुत रेडिकल थिंकिंग वाली, बहुत ही आइडियलिस्टिक। हाँ, इम्पोर्टेंट फिल्म थी, क्योंकि सत्यजीत रे की एक फिल्म आई थी, अरण्य दिन रात्रि, उसका सीक्वल था जी। तो गौतम घोष बहुत अक्लेम्ड डायरेक्टर है। काफी एक्सपेक्टेशन थी, जाहिरी बात है। सत्यजीत रे की फिल्म का पार्ट 2 बना रहे हो तो सारा बंगाल देख रहा है। बहुत लकी हूँ मैं कि रे की फिल्म का सीक्वल करने को मिला, और आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज। तो और मज़ा बहुत आया, और डबिंग भी खुद की। और सीखनी पड़ी नहीं, मैंने कंडीशन रखा था कि डबिंग मैं खुद करूंगी। आई डिडंट वांट एनीबॉडी एल्स। तो तमाम भाषाओं में आपने खुद ही किया है? मलयालम में नहीं। अच्छा। मैंने डबिंग अपनी सिर्फ बांग्ला में की है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे करियर में। आई एम नॉट अ बंगाली स्पीकिंग वुमन, बट आई स्टिल डिड माई डबिंग। तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है जी, वेरी प्राउड ऑफ इट। अच्छा, अस्तित्व के बारे में बात करना चाहते हैं। महेश मांजरेकर की फिल्म थी और खूब चर्चा हुई थी। एक बार फिर स्ट्रॉन्ग लेडी का कैरेक्टर था, एक महिलाओं की क्रांति जैसी बात थी। कैसा अनुभव था वो? बहुत आसान था। 14 दिन में बना दी हमने। तब्बू जी के लिए सब कुछ आसान होता है? नहीं, सब कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या जिस चीज को आपको करने का शौक हो तो शायद वो आसान बन जाती है अपने आप।
फिर मुझे वो लगता इतना है बहुत effort नहीं जल्दी लगता। बन गई थी, या 14 दिन में मतलब। हाँ 14 दिन में बन गई थी, 2 लैंग्वेज में बनी, मराठी और हिंदी में, तो जल्दी जल्दी सब हो गया। लेकिन जैसा आपने कहा उसका इम्पैक्ट औरतों पे बहुत गहरा पड़ा, और सब बहुत खुश हो गई महिलाएं। कुछ कि खास मैंने रिएक्शंस जिनका जिक्र करना चाहें? अभी तक सब औरतें बोलती हैं कि हमारे शौहर तो बिल्कुल देखना नहीं चाहते ये फिल्म, उनको खींच के ले जाना पड़ता है। अब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है अरे यार काफी आदमी मुझसे नफरत करने लगे होंगे अस्तित्व के बारे में, यू नो, कि ये तो बस Women lib मेल की बात बैशिंग करती है। मेल बैशिंग करती रहती है, जबकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल ऐसा था नहीं। जी। वो तो फिल्म की हद तक रिस्ट्रिक्टेड था, और फिर यू नो हम तो अपना घर आ जाते, फिल्म का अच्छा रोल था, अरे अवार्ड मिल गया, ये मजा आ गया, लेकिन हम ये नहीं समझते कि इसकी रेपरकशन क्या होने वाली। और कितने लंबे इम्पैक्ट्स हो सकते हाँ हैं। कितने लंबे में, इसलिए आई थिंक सब मर्द मुझसे भागते रहते हैं दूर। मकबूल फिदा हुसैन के साथ मीनाक्षी की आपने बहुत बड़ी फिल्म मानी जाती है, और ये एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बनाते हैं। उससे पहले माधुरी दीक्षित को लेके उन्होंने फिल्म बनाई थी। ये कैसा अनुभव रहा कि एक पेंटर हैं, दुनिया भर में खूब नाम है, और थोड़े से धुनी हैं, पैशनेट हैं? इसीलिए मुझे काम करना था उनके साथ। जी। मुझे देखना था कि मतलब जिंदगी के बारे में वो क्या सोचते हैं, और उम्र इतनी मतलब और लेकिन 80 पार। काम ऐसा कि मतलब हेड ऑफ इट्स टाइम्स ऑलवेज। तो क्या है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो क्या सोचते हैं, और उनका क्या इंटरप्रिटेशन है हर चीज़ के बारे में। हम तो इतने छोटे से हैं उनके सामने, you know? तो सिर्फ इसी वजह से फिल्म की कि मैं कुछ सीखूं उनसे, कुछ अब्जॉर्ब करूं एज एन एक्सपीरियंस टू ऐड टू माई ओन रेpertoire ऑफ वर्क एंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। तब्बू जी, जब शूटिंग्स नहीं हो रही होती हैं, जब आप नरेशंस नहीं सुन रही होती हैं, जब घर से बाहर नहीं जा रही होती तो मैं हैं, क्या रेडियो करती सुन हैं? रही होती हूँ। रेडियो एक्चुअली ये मैं मतलब सच बात कहने जा रही हूँ कि मेरा रेडियो से एक बहुत ही अनब्रेकेबल सा बॉन्ड है, बचपन से रहा है। और मेरी माँ सुबह से शाम तक रेडियो सुनती थी। क्या सुनती थी वो रेडियो विविध पर? भारती। अच्छा। विविध भारती और बिना का गीतमाला, और रेडियो सिलोन तो मतलब बहुत बाद में आया कि नए गाने आते थे, लेकिन उसका रिसेप्शन इतना बुरा होता था कि जी, शॉर्टवेव सुबह पर उसको टी टू होता था, तो और स्कूल का वक्त हो रहा होता था, सुबह 7:45 बजे आता था। जी। तो विविध भारती वाज द बेस्ट थिंग इन आवर लाइव्स एट दैट टाइम। इट वाज अ हाई पॉइंट। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हाँ, शायद बिल्कुल, हमारे ये सुनने सच बात वालों। है, ये सही बात है। छाया गीत आखिरी प्रोग्राम हुआ करता था। जी। खैर बम्बई आने के बाद फिर बेला के फूल 11 बजे भी आता है, तो बम्बई बहुत आगे था हैदराबाद के कंपैरिजन में। हमेशा क्योंकि बम्बई हैदराबाद में देर से 10:30 सोने वाला शहर है। हैदराबाद में 10:30 बजे खत्म हो जाता। हवा महल, जी। और फिर लोक संगीत आता था दोपहर के 3 बजे। तो जब तक मैं सुनती थी 1 बजे से लेके सैटरडे, जब सैटरडे और संडे स्कूल नहीं होता था या छुट्टी के दिन, तो 1 बजे मनचाहे गीत शुरू होता था। जी। फिर 2 बजे आपकी फरमाइश, क्या बात है। और 3 बजे लोक संगीत। तो जब लोक संगीत का म्यूजिक शुरू होता था तब मेरा रेडियो बंद होता था हमारा, और फिर शाम में फिर जयमाला 7 बजे, वाह। फौजी भाइयों की फरमाइश। तो इस चीज पे हम बड़े हुए हैं, और वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। जी। तो अभी भी रात में भी चल रहा होता है। और मेरी नॉलेज, जैसे हम कभी अंताक्षरी खेलते हैं या कभी जब मैं सेट पे गाने गाती हूँ, तो लोग बोलते हैं यार तुम इतने पुराने गाने कैसे याद हैं तुम्हें, और जी। सारे वर्ड्स और लिरिक्स। तो रीज़न यही है कि बचपन से गाने रेडियो सुनते आए, और रेडियो पे ऐसे गाने सुने हैं जो मतलब आमतौर पे लोगों को, अगर आप रेडियो ना सुनो तो कुछ गाने ऐसे हैं कि आपको पता भी ना पड़े कि ये गाने हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो फिल्में आपने कभी देखी भी नहीं है। यू नो, जैसे बप्पी लहरी का एक गाना है जाना कहाँ है, तो ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन आई नो द सॉन्ग। जाना कहाँ है, मंजिल यहाँ है, प्यार यहाँ है, प्यार यहाँ है। जी। तो और कुछ गाने हैं जो बहुत रेगुलरली टीवी पे बजते हैं, कि जैसे दर्पण को देखा, हाँ। तूने जब जब किया सिंगार, तो या मेरी देश की धरती। जी। तो ये सब गानों की एसोसिएशन मेरी सिर्फ रेडियो के जरिए है। आपने पहले भी बताया इस इंटरव्यू में कि आपको म्यूजिक का खूब सारा शौक है। गाती भी हैं आप? मैं आपसे गाने को नहीं कहूंगा। थैंक यू। इसलिए मैं डर गई थोड़ा। नहीं। कि जो लोग आते हैं, एक गाना गुनगुना दीजिए।
तो रेडियो से मेरा एसोसिएशन ऐसे है, और मुझे लगता है, और अब तो आजकल तो टाइम बढ़ गया है और जी। रात भर रेडियो चलता है, और जी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब जब सो जाते हैं, सारी दुनिया सो जाती है, ये एक चीज़ है जहाँ पे इट बिकम्स लाइक अ फ्रेंड। ये कभी नहीं सोता है, ये हमेशा जाग रहा होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए जाग रहा है। क्या बात है, वाह। तो वो फीलिंग मेरे लिए बहुत इमोशनल और डीप है, और मैं बहुत चेरिश करती हूँ, इसलिए फॉर मी रेडियो इज़ द हीरो। वाह। तमाम रेडियो वालों की तरफ से बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या फ्यूचर प्लानिंग जैसा कुछ या फिलॉसफी जैसा कुछ आपके दिमाग में होता है? आपके सोचने से कुछ नहीं होता, कि कोई फिलॉसफी नहीं है ज़िंदगी के बारे में, कुछ जी, नहीं है, जी। सिर्फ उसको जीना है, हर दिन बस उसे जीना है। सब एक एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं, ये बात ज़रूर अब क्लियर हो गई है। जीना तो है ही, ऐसा कुछ करके जाएं जिससे आपकी एग्जिस्टेंस या आपके अस्तित्व से किसी को फ़र्क पड़ा हो, और आपकी आसपास की दुनिया में आपने कुछ डिफरेंस किया हो, या आपने कुछ कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है, कुछ योगदान आपका अगर हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी सफल हो गई है। बिल्कुल। तो उसी राह पे, उसी डायरेक्शन में मुझे चलना है कि मैं कैसे यूज़फुल हो सकती हूँ किसी चीज़ के लिए, और यही है फिलॉसफी कि पर्पस ढूंढना है ज़िंदगी में, और किसी भी एक चीज़ को जो आपके लिए बहुत, जिस चीज़ में आप यकीन करते हैं, जिसमें आपका बिलीफ हो, वो आपका पर्पस होना चाहिए, और उसी पर्पस को पूरा करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है। जी। एंड वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम पर्पसलेस ज़िंदगी बिता देते हैं, काम करते बिता, हाँ ठीक है, हम अपने लिए करते हैं, करियर के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, फेम के लिए करते हैं, दैट ऑल इज़ ओके। लेकिन अब आई एम लकी एंड थैंक गॉड आई हैव रियलाइज के मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया की तरफ भी है, अपने लोगों की तरफ है, जनता की तरफ है, सोसाइटी की तरफ है, इंसानों की तरफ है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जिससे किसी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़े। तब्बू जी, इतना वक्त दिया और इतनी सारी बातें आपने हमसे शेयर की हैं। हम बस यही कहेंगे चलते चलते कि आपकी कोशिशें सभी कामयाब हों। और आई होप सो। और मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे मौका दिया अपने लोगों के साथ बातें शेयर करने की, और आई वॉन्ट देम टू नो दैट आई रियली चेरिश all that love and their support, and I hope that they continue to support me in my work, और उस सपोर्ट की वजह से ही हमें encouragement मिलता है और अच्छा काम करने का। बहुत बहुत शुक्रिया तब्बू जी। थैंक यू। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री तब्बू के साथ, और उनसे बात कर रहे थे यूनुस खान। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। चलने से पहले हम बता दें, हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तलवलकर और सुमति शिंगाड़े। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान आप और हम